नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर यश चौधरी और आज आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रस्तुत हुए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि एनवीएस टीजीटी के साक्षात्कार होने वाले हैं, सर कुछ उस पर गाइडेंस कीजिए। तो देखिए, अपना आज का विषय है साक्षात्कार और विशेष फोकस है हमारा एनवीएस में टीजीटी के अभी एंट्री होने वाले हैं और पूरी संभावना है कि वो सितंबर के बिल्कुल लास्ट में या अक्टूबर में तो होने ही हैं। और हम हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं। अब हमको किन किन बातों का साक्षात्कार की प्रक्रिया में ध्यान रखना है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और आपके लिए तो इस समय एक ज़िंदगी के बराबर महत्वपूर्ण सवाल है। मित्रों, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे हमारे व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, साक्षात्कार में सबसे पहला जो रूप रहेगा तैयारी करने का आपका, वो रहेगा आपका व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व से जुड़े हुए पहलुओं में हमको जो विशेष ध्यान रखना है वो है आपका नाम। आपका जो नाम है, उस नाम के समानार्थी कोई प्रसिद्ध वस्तुएं हों, कोई स्थल हो, कोई और ऐतिहासिक चर्चित व्यक्तित्व हो, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मसलन मेरा नाम है अर्जुन, तो अर्जुन नाम से अर्जुन वृक्ष भी प्रसिद्ध है। महाभारत के अर्जुन जो लक्ष्य के प्रतीक बन गए हैं। अर्जुन पेड़ की छाल बहुत काम आती है। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलनकारी रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है आपका नाम, और उस नाम में यदि कोई संधि समास प्रयुक्त हो रहा है तो वो भी व्याकरणिक दृष्टिकोण से आपको उसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका नाम है वो आपके व्यक्तित्व को कहाँ तक परिभाषित करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की है और उसका नाम शांति है, आनंदी है, फलवा ढिकवा है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका नाम शांति है, तो क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में शांतिप्रद स्थितियों से प्रेम करते हैं? तब आप या तो उसके समर्थन में बात कह सकते हैं कि सर मैं बहुत शांतिप्रिय स्वभाव की हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो देखने में भी शांतिप्रिय नहीं लगती हूँ, तो फिर आप ये कह सकते हैं। महादेव वर्मा का एक उदाहरण याद करो आप। महादेव वर्मा ने एक जगह कहा है कि मनुष्य अपने नाम के विरोधाभास में जीवन जीता है। तो सर वो विरोधाभासी स्थिति मेरे साथ भी है। तो एंट्री बोर्ड काफ़ी खुश भी होगा। आपकी सादगी और सरलता, स्पष्ट वक्तव्य से बोर्ड प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से एक तो आपको अपना नाम, इस नाम के साथ में जुड़ी हुई चीज़ आपकी रुचि से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आपकी हॉबी क्या है। अब हॉबी में कुछ लोग कह देते हैं सर मेरी हॉबी तो पढ़ना है। वो पढ़ना तो है ही, तभी तो आप टेस्ट पास किए हैं, आप इसको टीचर बनने वाले हैं, अध्यापक बनने वाले हैं। हॉबी में कुछ ऐसा लो जो कोई खेल कूद से जुड़ा हुआ हो, लेकिन खेल कूद में भी उस खेल कूद की संपूर्ण शब्दावली आपको आनी चाहिए। आप कहेंगे कि सर मेरा तो संगीत, म्यूजिक सुनना, तो आप किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है? म्यूजिक में भी सैड सॉन्ग होते हैं, ओपेरा होता है, वियोग श्रृंगार के गीत होते हैं, संयोग श्रृंगार के गीत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। रुचि वाले पहलू पर विशेष ध्यान देंगे आप। एक आपका जो स्थान है, जन्म स्थान, वहाँ पर कोई प्रसिद्ध चीज़ है क्या, कोई प्रसिद्ध वस्तु है क्या, कोई पुरातात्विक सामग्री वहाँ की है क्या? आप अलवर के हैं, अलवर में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं? आप ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आप धार्मिक स्थलों का नाम ले सकते हैं। एक सर भर्तृहरि जी का स्थान है, पांडुपोल महादेव जी का स्थान है, बाला किला है, सरिस्का है, अभ्यारण्य प्रकृति की बात कर सकते हो आप। और यदि आपके वहाँ कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं भी है तो भी आप कोई प्रसिद्ध छांट लीजिए। वहाँ के कोई स्थानीय लोक देवता, कोई स्थानीय साहित्यकार जो प्रसिद्ध हुआ हो, इन सब बातों की आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए पहलू है। आपसे पूछ सकते हैं भाई आप अपने व्यक्तित्व की 2 अच्छाइयाँ बताइए, 2 बुराइयाँ बताइए। हर मनुष्य में अच्छे और बुरे का समागम तो होता ही है। आप बताइए आपकी 2 अच्छाइयाँ कौन सी हैं? तो आप उस समय एकदम से विचलित हो जाएंगे। तो ये पहले से ही आप सोच कर रखिएगा कि जब मुझसे पूछा जाएगा
तो मैं ये बता पाऊंगा कि भाई मेरे व्यक्तित्व में सकारात्मक है सर, मैं ऊर्जावान रहता हूँ, बहुत विश्वासी हूँ, कई सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। नकारात्मक में मैं बेहद भावुक इंसान हूँ, जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता हूँ वगैरह वगैरह आप, लेकिन पहले से आप सोच कर रखेंगे आप इस चीज़ को। तो ये तो हुआ आपके व्यक्तित्व के एक सामान्य पहलू, जिसमें आपका नाम, आपकी रुचि और आपका जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तित्व के क्षेत्र से आसपास से सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप अध्यापक ही बनना क्यों चाहते हैं, आप नवोदय विद्यालय में ही क्यों आना चाहते हैं। तो आप ये न कहो कि सर मैं देश की समाज की सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और एक आदर्श व्यक्तित्व की झलक एक अध्यापक का गुण होता है, ये सब अनावश्यक बातें हैं, ये सब कोई जानता है। आप स्पष्ट कहो कि सर हमने और भी परीक्षाएं दी हैं, हमने केवीएस भी दिया है, यदि आपने दिया है तो कि एनवीएस में मैंने और भी कंपटीशन दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ एनवीएस में सबसे पहले अभी आने का मौका मिला है। आप ये भी मत कीजिए कि मैं फेलियर हो गया, मैं उसमें फेल हो गया था, मैं आरपीएससी में फेल हो गया था। आप कहें सर मैं कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ और मुझे सबसे पहले यहाँ नवोदय विद्यालय में आने का मौका मिला है। हाँ, नवोदय मेरी पसंद का क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने में नवोदय स्कूलों का बड़ा योगदान है। आप बोल सकते हैं, आप कुछ ऐसा भी थोड़ा बोल सकते हैं कि सर वो मेरे परिवार में नवोदय में वो हैं, मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी का बेटा है, कुछ भी बना दीजिए आप, किसी को कौन चेक कर रहा है, कि वहाँ से मुझे प्रेरणा शक्ति मिलती रही है। और चूँकि बचपन में मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ने का इच्छुक रहा हूँ और किसी कारण से उसमें नहीं हुआ, आप कोई भी कारण बता सकते हो, तो उस प्रकार से कि नवोदय से जुड़ाव आपके बचपन से रहा है, तो ये सुनने वाले प्रोफेसर टीम को बहुत अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेंगे और आप भी बहुत सकारात्मक रूप से सहज रहेंगे। तो ये बात हुई, आप अध्यापक ही बनने के चाहते हैं। इन प्रश्नों का तैयार अच्छे से आप पहले ही सोच के तैयार रखिएगा। स्पष्ट वक्ता के रूप में सादगीपूर्ण आपको अपने विचार प्रस्तुत कर देने हैं। आदर्शवाद का लाग लपेट अत्यधिक मात्रा में लगा लेना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये तो बात हुई आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए पहलुओं की। इसके बाद में आपसे मान लीजिए बोर्ड ये कहता है कि भाई हम आपको ही क्यों ले, हमारे पास तो और भी साक्षात्कार देने आ रहे हैं अभ्यर्थी, हम आपका ही चयन क्यों करें। तो आप बहुत आत्मविश्वास के साथ कहिएगा कि श्रीमान मैं इस पोस्ट को अपने अनुरूप मानती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा अध्यापक बनूंगा और मैंने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है कि आप मेरा परिणाम बहुत ही सकारात्मक और आशावादी तरीके से मेरे परिणाम पर विचार करेंगे। इस प्रकार से आपको अपनी बात रखनी है। अब आ जाइए आप अपने विषय पर। विषय आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी। देखिए हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो आपका सबसे पहले साहित्य है। और साहित्य में आपके 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साहित्य के बाद में आपके पास में एक बिंदु भाषा का बचता है। भाषा के बारे में अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अपभ्रंश में और प्राकृत भाषा में क्या अंतर है, उनकी विशेषता बताओ, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी है, कॉलेज लेक्चर का स्तर अपना यहाँ नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता हो कि पूर्वी हिंदी में क्या आता है, पश्चिमी हिंदी की अपभ्रंश कौन सी है। तो इन चीज़ों की एक सामान्य जानकारी, जो 18 बोलियां हैं जो 5 उपभाषाओं से निकली है हिंदी की, इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली। वो एक सामान्य परिचय भाषा का, और कैसे वैदिक संस्कृत से लेकर के लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, पुरानी हिंदी और आज की जो बोलियों का विकास हुआ, इसकी जानकारी हमको थोड़ी बहुत रूप में तो होनी जरूरी है। एक व्याकरण का पहलू भी आपके टीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपको सबकी परिभाषाएं आनी चाहिए। विकारी में आप क्या पढ़ते हो, अविकारी में आप क्या पढ़ते हो, विकारी किन्हें कहा जाता है, अविकारी किन्हें कहा जाता है, प्रत्येक के उदाहरण, समास और संधि को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। वो कोई शब्द दे सकते हैं, शब्द में आपसे संधि करवा सकते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनका एक एक प्रकार का उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। इसको आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसके पश्चात एक बिंदु बचता है काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र में भी मैं कहूँगा आपको कि भारतीय काव्य शास्त्र पर ही फोकस करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, ये तो यदि आप पीजीटी का दे रहे होते या कॉलेज का दे रहे होते तो आपके लिए काम का था।
यहाँ तो आपको बस रस छंद अलंकार की सामान्य जानकारी की, काव्य गुण काव्य दोष, क्योंकि ये 10वीं के में कई बार पढ़ाने को मिल जाते हैं, तो इनकी जानकारी तो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम साहित्य की बात करें तो बिना लाग लपेट के मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि आपसे साहित्य में पहला क्वेश्चन इस बात की उम्मीद काफ़ी अधिक रहती है कि आपसे आपका प्रिय कवि पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भाई आपका प्रिय कवि कौन है। और मेरा मानना यह है कि आप अपना प्रिय कवि तो याद रखेंगे ही, लेकिन प्रिय कवि में भी आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आदिकाल में से एक प्रिय कवि छांट लो, भक्ति काल में से अपना एक प्रिय कवि छांट लो, रीति काल में से एक प्रिय कवि छांट लो, और आधुनिक काल में से भी अपना एक प्रिय कवि छांट लो। क्योंकि आपने कह दिया सर हमारा प्रिय कवि तो कबीरदास है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए टीम आपसे पूछ रही है, बोर्ड पूछ रहा है कि नहीं आप तो बताओ रीति काल में आपका प्रिय कवि कौन है, तो फिर उसके बारे में भी आपको बताना पड़ सकता है। तो ज़्यादा सेफ खेल तब माना जाएगा जब आप चारों में से ही प्रिय कवि को खोज रहे हो। और प्रिय कवि ओवरऑल एक तो आपका विशेष होना ही चाहिए, लेकिन चारों काल खंडों में से एक एक प्रिय कवि आपका हो जाए। अब मान लीजिए आपने कह दिया भाई आदिकाल से हमारा प्रिय कवि अमीर खुसरो है। अब आपको ये पूछ सकते हैं, आपसे आपको पता होना चाहिए कि आप अमीर खुसरो जो आपका प्रिय कवि है ये क्यों है, विद्यापति क्यों नहीं बने आपके प्रिय कवि। आदिकाल में तो सरेपा हैं, गोरखनाथ है, और भी अच्छे अच्छे कवि हैं, चंदवरदाई है, और वो भी आपके राजस्थान से संबंध रखता है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे हैं, वो आपके प्रिय कवि क्यों नहीं है। इसका बेहद तार्किक जवाब आपके पास होना चाहिए। उस समय आप कुछ ऐसी विशिष्टताओं का उल्लेख कर सकते हैं जो केवल अमीर खुसरो में है। आप कह सकते हैं कि सर हमको अमीर खुसरो इसलिए पसंद आता है, हमारा प्रिय कवि इसलिए बना कि और कवियों ने राजनीति पे लिखा, धर्म पे लिखा, दर्शन पे लिखा, अध्यात्म पर लिखा, लेकिन इन्होंने सहृदय को मनोविनोद की सृष्टि करके प्रसन्न कर देना, उनके हृदय को प्रसन्न रखना, बस यही खुसरो की कविता का अंतिम लक्ष्य है। तो पहेलियाँ इन्होंने लिखी हैं। आपको पता ही है कि आदिकाल में और किसी ने पहेलियाँ लिखी नहीं है। आप कह देंगे श्रीमान हमको अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत अच्छी बाती है, तो ध्यान रहे कि आपको कौन कौन से प्रकार की पहेलियाँ इन्होंने लिखी हैं, और आपको 2-4 पहेलियों के उदाहरण भी सुनाने होंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर तब माना जाएगा कि वो आपका प्रिय कवि है। कभी आप सोच लो नहीं हमने कह दिया कि हमारा अमीर खुसरो प्रिय कवि है और बस हम तो इतना याद रख लेंगे कि 2 शकुने ढकोसले और पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी हैं, और तीसरी वाला खड़ी बोली हिंदी के ये जो है पहले कवि हैं, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि होने से हमारे प्रिय कवि हो गए, ये कोई आधार नहीं है। और इनके 2-4 छंद आपको याद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप इसका नाम लेते हैं तो, वरना हो सकता है कि प्रिय कवि की बात भी ना करे, वो सिंपली आपसे पूछ ले कि भाई विद्यापति के बारे में कुछ बताओ, अमीर खुसरो के बारे में बताओ। तो जो मेजर कवि हैं उनको ठीक से आपको देखना है। और आपको तो पता ही है कि आदिकाल में जो मेजर कवियों की बात करते हैं तो या तो चंदवरदाई है, इधर अमीर खुसरो है, और इधर विद्यापति है। यदि आप याद कर सकें तो 1-2 छंद अमीर खुसरो से जरूर याद करें। बहुत अच्छा छंद है वो, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर बहुत भावुकतापूर्ण टिप्पणी प्रकट की थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे कीस, चल खुसरो घर आपने रैन भई 34, या सजन सकारे जाएंगे नैन गंवाए रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी न होए, वगैरह वगैरह। तो 2-4 लाइन आप चंदवरदाई से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको वो तो याद करना ही चाहिए कि वो आता है जब चंदवरदाई, वहाँ उल्लेख चलता है गजनी में, चंदवरदाई जब चौहान साहब को कहते हैं कि ताऊ पर सुल्तान है मच्चों के चौहान, तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मच्चों के चौहान, वो जरूर वो सुनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको बराबर तरीके से ये भी पढ़ना है कि आदिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। थोड़ा सा अंतर, बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में कोई 2-3 अंतर याद कर लो। सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी है और जबकि नाथ साहित्य ईश्वरवादी है। सिद्ध साहित्य में नारी भोग पर विशेष बल है, नाथ साहित्य में अखंड ब्रह्मचर्य की बात की गई है। सिद्ध काया साधना की बात करते हैं, पंचमकार साधना की बात करते हैं, नाथ योग साधना की बात करते हैं। तो कुछ भी आप जो है बोल सकते हैं।
और अभी चूंकि आपके पास तैयारी का समय है तो मैं समझता हूं कि किसी भी टॉपिक को लेकर के आप 5 लाइन बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए बस। यदि 5 लाइन आप बोल लेते हैं, 2-3 लाइन तो आपको और स्वतः ही याद हो जाएंगी, और लगातार किसी भी बिंदु पर आप यदि 1 मिनट तक बोल पाते हो तो इससे अधिक बोर्ड के पास समय नहीं होता कि वो आपसे उस क्षेत्र में और ज्यादा पूछे। जब उनको लगता है कि ये बंदा धारा प्रवाह बोल रहा है तो फिर वो अपने आप टॉपिक को बदलकर अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विशेषकर इन 3 कवियों का अच्छे से आप अध्ययन कीजिएगा। भक्ति काल में जब आप आएंगे तो आपको पता ही है कि भक्ति काल में तो जायसी, कबीर, सूरदास और तुलसीदास, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे। और इसमें भी यदि आपका प्रिय कवि कबीर है तो आप ये सोच करके इंटरव्यू देने जाना कि आपको कबीर दास के 5 दोहे आते हों। वो पूछ सकते हैं बोर्ड में कि कबीर दास के लगातार कोई 3 दोहे सुनाओ, कोई 4 दोहे सुनाओ, जायसी का कोई पंक्ति सुनाओ। अरे तो जायसी में 2 लाइन याद कर लो, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काय छार बर मुठी। सूरदास का कोई 1 पद याद रखो, और यदि किसी का ये विशेष प्रिय कवि है तो इस पर आप 2 पद याद कर लो। ऐसे ही तुलसीदास का कोई 2-3 लाइन याद कर लो, सुर सुरी सम सब कहीं थोई। बहुत आसान आसान सी पंक्तियां आप याद कर सकते हैं। जायसी और कबीर दोनों का अध्ययन हम निर्गुण में करते हैं, उसके बावजूद दोनों का संवेदनात्मक अंतर किस बात को लेकर के है। कबीरदास खंडन मंडन शैली के साथ आगे बढ़ते हैं, जायसी केवल प्रेम का मंडन करते हैं। आप जायसी के यहाँ भावनात्मक रहस्यवाद का वर्चस्व देखते हैं तो कबीरदास के यहाँ आप साधनात्मक रहस्यवाद का वर्चस्व देखते हैं। इन चीजों को समझ करके आप बोल दीजिए। आपके ज्ञान से ज्यादा वहां पर परीक्षण आपके आत्मविश्वास का होता है और आपके बोलने के प्रवाह का होता है कि विद्यार्थी कितने आत्मविश्वास के साथ अपने विषय को प्रस्तुत कर रहा है। यदि बोलने में कुछ तथ्यात्मक गलती हो भी जाती है तो वह भी कोई इतने बड़े मायने नहीं रखता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखो। सूरदास में तुलसीदास के साहित्य में क्या अंतर है, भाषाओं का विशेषकर शैलियों का याद रखो। याद जायसी प्रबंध शैली में लिखने वाले हैं तो कबीरदास वो मुक्तक शैली में लिखने वाले हैं, सूरदास मुक्तक शैली में लिखने वाले हैं, तुलसीदास प्रबंध शैली में। भाषा तुलसीदास की विशेषकर साहित्यिक अवधि रही है, भाषा तो जायसी की भी अवधि है लेकिन जायसी की ठेठ अवधि रही है। भाषाओं का अंतर पूछ ले आप। जरूरी नहीं कि जायसी और कबीर को ही आमने सामने रख के, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ कबीर ले लिया एक तरफ सूर ले लिया और आपसे बोले कबीरदास और सूरदास के साहित्य में 2 संवेदनात्मक अंतर बताइए। तो आप बताएंगे एक तो निर्गुण सगुण का ही बता दो। फिर दूसरी बात यह कि निर्गुण और सगुण वाला जो मैटर है कि निर्गुण में सगुण में आमतौर से पूछते हैं भाई ये सगुण और निर्गुण क्या है, तो विद्यार्थी बहुत आसानी से कह देता है कि निर्गुण ब्रह्म में कोई रूपरेख नहीं है, आकार नहीं है, और सगुण ब्रह्म में एक विशेष आकार, एक विशेष मूर्ति के आधार पर पूजा उपासना की जाती है। इस अंतर के अलावा क्या आप दूसरा अंतर भी जान रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अंतर को तो सभी बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें ज्ञान की अनुभूति का वर्चस्व बड़े गहराई से स्थापित किया जाता है, जबकि जो सगुण ब्रह्म है उसमें हम बाह्य आचारों की भी जो है उस बाह्य आचारों को भी हम समावेश कर लेते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति में बाह्य आचारों का समावेश नहीं कर पाते। इस प्रकार से आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आदिकाल और ध्यान रखना, नामकरण सबका आपको याद कर लेना है। आदिकाल के लिए किस किस ने कौन कौन से नामकरण दिए हैं पूछ लेंगे आपसे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। और ऐसे भक्ति काल के नामकरण में रामचंद्र शुक्ल ने इनको पूर्व मध्यकाल का नाम दिया है, भक्ति काल का भी नाम दिया है, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का नाम भी दिया गया है, वो पता ही है आपको कि ग्रेडसन ने दिया है। ऐसे ही भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा में रामविलास शर्मा, राजहरि प्रसाद द्विवेदी ने भी इस पर टिप्पणी की है। तो नामकरण, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, रीति काल को अलंकार काल किसने कहा, कला काल किसने कहा। तो नामकरण से आपको विशेष ध्यान रखना है, और विशेषकर रीति काल का अध्ययन करते हुए आपको इन कवियों को विशेष ध्यान रखना है। केशवदास, बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर और भूषण। और इसमें भी विशेषकर बिहारी, केशवदास, घनानंद और भूषण। और केवल इनकी रचनाओं के नाम याद नहीं, वो तो आपको याद ही है, वो तो याद रखने ही है, वो तो बोल ही दोगे आप लोग। लेकिन ऐसा आपसे पूछ ले
कि रीतिकाल में भूषण कवि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप 5 बिंदु तैयार रख लीजिएगा, 1-2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस कर लो। भूषण रीतिकाल के वीर रस के अप्रतिम कवि हैं। बहुत ही ओजस्वी शैली में साहित्यिक ब्रजभाषा में इन्होंने वीर रस के सभी चारों भेदों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अपने युगबोध के, अपने परिवेश को जीवंत रूप से इन्होंने उजागर किया है। इनकी कविता में लोक रक्षक, लोक मंगल के सरोकार उजागर होते हैं, जिससे इनको रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो ऐसे और कोई छंद भी आपको याद हो तो वो सोने पे सुहागा, इंद्र चिम जम्ब पर, बाडवसु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, ऐसे करके वो वाला छंद याद कर लीजिएगा। रचनाएं तो आप बोल ही दोगे भाई, शिवराज भूषण, सिगा बावनी। और फिर एक चीज और आप ध्यान रखो कि जो रीतिकाल है इसका विभाजन 3 भागों में है। एक तो रीतिबद्ध है, एक सिद्ध है और एक मुक्त है। तो कौन कौन से कवियों का हम अध्ययन रीतिबद्ध में करते हैं, किस किस का सिद्ध में करते हैं, किस किस का मुक्त में करते हैं, और रीतिबद्ध में रीति सिद्ध में क्या अंतर है, रीतिबद्ध में रीति मुक्त में क्या अंतर है, रीति मुक्त कवियों में हम कौन कौन से कवि पढ़ते हैं। तो जैसे गणानंद आ गया, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। तो इन कवियों के बारे में और इनकी 2-3 रचनाओं के बारे में आपको याद रखना है। बिहारी से आपसे दोहे सुन सकते हैं कि बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं भाई, 2-3 दोहे। एक श्रृंगार का याद कर लो, एक भक्ति का याद कर लो, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। आपसे कुछ सामान्य तथ्यात्मक जानकारी पूछ सकते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, चिंतामणि त्रिपाठी को माना, आपकी क्या राय है, कौन होना चाहिए। तो होना तो केशव दास ही चाहिए, क्योंकि केशव दास के प्रभाव, व्यक्तित्व के आगे चिंतामणि त्रिपाठी कहीं नहीं ठहरते। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्यांगों का पहल परिचय सबसे पहले केशव दास ने हिंदी में कराया। और इनकी जो रचना है रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी में आई थी, 1591 ईस्वी में जो रसिक प्रिया किताब आई थी, ये काव्यांग संदर्भ में हिंदी का पहला ग्रंथ है। तो हमको कहना यही है कि केशव दास माने जाने चाहिए, और डॉक्टर नगेंद्र ने तो प्रवर्तक माना ही केशव दास को है। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, रीति सिद्ध की और रीति मुक्त साहित्य क्या विशेषताएं हैं। रीतिबद्ध में संयोग श्रृंगार के पक्ष पर अधिक बल है, रीति मुक्त में वियोग श्रृंगार पक्ष पर अधिक बल है। इन सब पहलुओं को आप ध्यान रखें। बुद्धि नेत्रधारी कविता है रीतिबद्ध, और हृदय नेत्रधारी कविता है रीति मुक्त। समझे कविता घन आनंद को, ही आंखें नेह की पीड़ तकी, जो ब्रजनाथ ने एक पद्यात्मक आलोचनात्मक टिप्पणी की है, वो पूछते रहते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद के साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी आप अच्छे से रख लेना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि घनानंद के बारे में उसका परिवेश, किसके दरबार में थे, किन से प्रेम करते थे, रचना धर्मिता के अनिवार्य पहलू क्या है। तो इस प्रकार से साहित्य से आपसे पूछ सकते हैं। और फिर आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो देखिए, आधुनिक काल में एक तो है गद्यखंड और एक है पद्यखंड। तो पद्यखंड में तो भारतेंदु काल से लेकर के द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी, समकालीन कविता। तो आपसे पूछ ले भाई छायावाद के कौन कौन से कवि हैं। मैं आपको बता दूं कि आप NVS TGT के इंटरव्यू को भाई बहुत बड़े स्तर से तो ना लें, पर एक सामान्य परिचयात्मक रूप से आप जरूर उसको अपनी समझ बनाए रखें। आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु काल के कौन कौन से कवि हैं, द्विवेदी काल के कौन कौन से कवि हैं, द्विवेदीकालीन कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, छायावादी कविता की कोई 4-5 विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। और छायावादी जो 4 रचनाकार हैं, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, और आपको पता ही है कि प्रकृति चित्रण के बेताज बादशाह पंथ। और आपको इनमें से यदि आपको कोई प्रिय कवि बनता है तो आपको थोड़ा सा उसका विस्तार से अवलोकन करना चाहिए। तो इस प्रकार से समकालीन कविता में अभी कौन कौन से कवि हैं जो लिख रहे हैं। आप जिस क्षेत्र के हैं, आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में समकालीन कौन कौन कवि प्रमुख है। तो कम से कम नहीं तो इस समय ऋतुराज का नाम बहुत चर्चित है। नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी का मिला है 2019 का, छीलते हुए अपने को, उसका आप नाम ले सकते हैं। राजस्थान के साहित्यकारों में अभी कुछ समय पहले तक मौजूद रहे रांगे राघव बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। गदल कहानी प्रसिद्ध है उनकी। कब तक पुकारूं उपन्यास आप सब जानते हैं, घरौंदे से लिखना शुरू किया। इनका भी अपने क्षेत्र के रचनाकारों का परिचय। सूर्यमल मिश्रण जो रीतिकाल के दौरान के हैं, उनकी वंश भास्कर, वीर सत्सई के बारे में जानकारी हो
और विशेषकर राजस्थान से आप हैं तो मीराबाई से आपसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। मीरा का जो काव्य है वो स्त्री संघर्ष की शुरुआत करने वाला, आप स्त्री विमर्श का एक प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं कि मीरा की कविता कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की कविता तो है ही, लेकिन उसके उन्हीं अनन्य प्रेम में किस प्रकार सामंती समाज की रूढ़ियों का तिरस्कार भरा हुआ है। सिसोदो रूठियों से मारो काई कर लेसी, या ये कहना कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, सामंतवादी एक वर्चस्ववादी पुरुषत्वात्मक समाज को एक भारी चुनौती है। इन पहलुओं को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। राजस्थान से कौन कौन सी पत्रिकाएं फिलहाल निकल रही हैं, 2-3 पत्रिकाओं के नाम, साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी से मधुमती पत्रिका निकलती है। आप किस पत्रिका का अध्ययन करते हैं? तो आप रेगुलर नहीं करते हैं, मुझे पता है कि आप राजस्थान पत्रिका भी नहीं पढ़ते होंगे, कोई सी पत्रिका ठीक से नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन हमको बोलना उस समय यही है कि सर हाँ हम पढ़ते हैं, हम हंस पढ़ते हैं। हंस का नाम ले लो, एक कोई पत्रिका ले लो, उसमें 1-2 आर्टिकल देख लीजिए आप पुराने का, हाँ पूछ लेंगे आपने हंस पत्रिका में क्या पढ़ा, आप खुद लिखते करते भी हैं क्या, आप कुछ कहानी उपन्यास कविता लिखते हैं क्या? आपने कह दिया कि जी सर मैं कविता लिखता हूँ, लिखती हूँ, तो फिर कोई 4-5 पंक्तियाँ आपकी स्वरचित आपको याद भी होनी चाहिए। इन बातों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पद्यखंड की कुछ कुछ विशेषताएं और कवियों के नाम देखने के बाद में अब आपका ये साहित्य का इतिहास जो है पद्यात्मक रूप कंप्लीट होता है। हाँ, गद्य में जरूर उपन्यास और कहानी, और उपन्यास और कहानी के संदर्भ में तो एक बात बता दूं मैं आपको। मान लीजिए आपसे बोर्ड पूछता है कि भाई आपका प्रिय गद्यकार कौन है, तो प्रिय गद्यकार कौन है, तो उसका जवाब में आप कहते हो सर अज्ञे, नहीं आपने कह दिया जायसी, तो चलो अज्ञे तो चल जाएगा, लेकिन जायसी या सूरदास का नाम ले दिया या कबीरदास का नाम ले दिया, क्योंकि आप तो समझ रहे हो भाई कवि पूछ रहा है, कवि अलग है और गद्यकार लेखक होना अलग चीज़ है। तो आप जिस प्रकार से अपना एक प्रिय कवि याद कर रहे हो, ओवरऑल भी कर रहे हो, मैंने आपको बताया था भी, और चारों खंडों में से भी कर रहे हो, जो आपका ओवरऑल है उस पर तो आपका पूरा की पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि सर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई आपका प्रिय कवि कौन है, तो आपने कह दिया कि सर मेरा प्रिय कवि है सूरदास, भक्ति काल के। अब आपसे पूछेंगे भाई आपका प्रिय कवि सूरदास क्यों है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो और कवियों में नहीं है? तो आप क्या कहोगे, गुरुजी अंधे हैं इसलिए प्रिय हैं? तो आप कहेंगे कि सर वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांका है, इन्होंने भावानुभूति को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है कि ऐसा लगता है कि हम माता यशोदा और कृष्ण की चेष्टाओं को साक्षात देख रहे हैं। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को स्वीकार किया कि ये भावाधिपति हैं, और नवीन प्रसंगोद भावना की जैसी शक्ति हम सूरदास में पाते हैं वैसी हम तुलसीदास में भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी बात रखेंगे और फिर पद पूछेंगे आपसे, तो आपने ये भैया मैं नहीं माखन खायो सुना दिया, पर भाई आगे सुनाओ, आगे तो सर याद ही नहीं है। पूरा की पूरा पद आपको याद होना चाहिए, 1 नहीं 2 याद होना चाहिए। भ्रमर गीत से आपसे बात कर लेंगे, यदि आप सूरदास की बात करें तो भ्रमर गीत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है? भ्रमर गीत से कोई 2-4 लाइन सुनाओ। मधुबन तुम कत रहे तरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, वियोग श्रृंगार की महान रचना है भ्रमर गीत, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि ये तो मानव हृदय का एक आकर्षक चित्रफलक है। भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य है, सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य है, ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो महज ये कहने से काम नहीं चल रहा है कि हमारा प्रिय कवि सूरदास है, आपको ये डिस्कस करना है कि सूरदास आपके प्रिय कवि किस क्षेत्र में बाकी अन्य सभी कवियों से भी आगे निकले हुए हैं। तो कवियों की बातें ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो प्रिय गद्यकार है, प्रिय लेखक है, वो कौन है, और तब आपका उत्तर लगभग 95% विद्यार्थियों का उत्तर होता है प्रेमचंद। कोई गलत भी नहीं है, आप कह सकते हो, आप किसी और का भी नाम ले सकते हो। जयशंकर प्रसाद ने भी गद्य लिखा है, उपन्यास कहानियाँ लिखी हैं, वहाँ भी बहुत जातीय संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का भाव मिलता है, पर आप प्रेमचंद भी कह सकते हैं। तो आपको प्रेमचंद की रचना धर्मिता, प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद की कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 खंडों में लगभग 300 कहानियाँ उनकी प्रकाशित हुई, उनके बारे में आपको ये डाटा पता हो, और असरारे माविद से लेकर के उन्होंने किस प्रकार गोदान और मंगलसूत्र तक उपन्यास लिखे हैं, उनका प्रकाशन वर्ष आपको विशेष याद हो। विशेषकर प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, सेवा सदन, करम भूमि, ये तो उनके बहुत ही महान उपन्यास है। गोदान से कुछ पात्रों के नाम पूछ सकते हैं। तो प्रेमचंद को फिर आप गद्यकार के रूप में विशेष रूप से आप याद रखिएगा। क्यों आपके प्रेमचंद पसंदीदा है?
तो प्रेमचंद पसंदीदा हमें इसलिए है क्योंकि प्रेमचंद से पहले जो कथा साहित्य लिखा जा रहा था, आप देखिए कि पूर्व प्रेमचंदोत्तर क्षेत्र में तो किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, भूल भुलैया, तिलिस्म और अय्यारी और जासूसी के क्षेत्र में हिंदी कथा साहित्य भटक गया था। पहली बार कथा साहित्य को, कहानियों को, उपन्यास को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए किसान जीवन से संबद्ध कर देना, और प्रेमचंद ने मजदूर, दलित, किसान, स्त्री, इन सभी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ दिया अपनी रचना धर्मिता के द्वारा। किसान जीवन के संपूर्ण परिवेश की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ की विशेषताएं हैं, वो इनके साहित्य में आई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मात्र इनके उपन्यासों के द्वारा आप संपूर्ण उत्तर भारत के किसान जीवन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पसंद का आधार होना चाहिए, आप उसका तार्किक विश्लेषण करें। और आपको पता ही है कि पहली कहानी सौत लिख करके और अंतिम कहानी उन्होंने लिखी थी, वो बड़ी विवादास्पद कहानी रही है, कफन। कफन से आपसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं भाई कि कफन कहानी में घिसू और माधव हैं तो कामचोर हैं, निठल्ले हैं। ऐसा नहीं है, वो कामचोर हैं तो उसको व्यवस्था ने कामचोर बनाया है। जिस समाज में कोई श्रम का मूल्य नहीं है, वहाँ कोई श्रम करके भूखा क्यों मरे। तो उस प्रकार से कफन कहानी को एक नई परिभाषा के तहत आपको वहाँ डिस्कस करना है, क्योंकि ये कहानी से बातचीत चलती रहती है और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से आपका हिंदी साहित्य को इस एंगल से आप देखते हैं तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इतना अंदर आपके आत्मविश्वास रहेगा कि आप अपनी बात को सहज प्रवाहमान ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भाषा और व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखो। जैसे कि आपसे पूछ ले भाई संज्ञा में सर्वनाम में क्या अंतर है, भाई कारक कितने प्रकार के होते हैं, और कोई वाक्य दे दिया, पूछ लिया कि किस प्रकार का वाक्य है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, पदबंध क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इन सब की परिभाषा को स्पष्ट तौर से आप याद रखना। और संधि और समास को तो वो आपसे बोर्ड पर भी पढ़वा कर देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, विगत जो पिछले कुछ बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, या जो बच्चे पिछली बार पीजीटी एनवीएस में टॉप किए हैं, जो हमारे यहाँ संस्था से, रेनेसा संस्था से 7 विद्यार्थियों ने टॉप किया है नवोदय विद्यालय पीजीटी को, तो उनसे भी जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये बात कही, और सामान्य तौर से मैं भी इस बात को जानता हूँ कि आपको बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मौका दिया जा सकता है। अब बोर्ड पर या तो आपसे कोई प्रिय कवि पढ़वाया जाएगा, बोर्ड का जो उपक्रम रहेगा आपका, उसमें या तो रहेगा व्याकरण का, दे देंगे भाई आप तो ऐसे करो स्वर संधि पढ़ा करके दिखाओ, या रहेगा आपके प्रिय कवि की कोई पंक्ति का। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो 9वीं 10वीं क्लास में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसको थोड़ा खोल करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो वहीं से पढ़ा कर कि आप पढ़ाइए इसमें से कोई दोहा पढ़ाइए, तो वो, या आपने इसमें से कौन सा पाठ पढ़ा है, आपने सिलेबस देखा है क्या, उसकी भी वो बात कर लेते हैं। और या पढ़वाएंगे आपसे काव्य शास्त्र में, कह देंगे भाई आप रस को पढ़ाओ, बोर्ड पर आप रस कैसे पढ़ाएंगे, विभावना अलंकार को समझाओ, आप विभावना अलंकार आप कैसे पढ़ाएंगे। तो बोर्ड वर्क आप जरूर करो, 5 मिनट की आपको बोर्ड पर प्रैक्टिस करनी है। आकर के कोई भी पंक्ति लिखनी है तो उस पंक्ति की व्याख्या दोनों पहलुओं से करो, संवेदना के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। शिल्प के स्तर पर भाषा कौन सी है, आपने जो पंक्ति लिखी है उसका छंद कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, प्रतीकात्मक बिंब धर्मिता उसमें दिख रही है क्या, किस प्रकार की वो भाषा है, खड़ी बोली है या साहित्यिक ब्रजभाषा है, वो भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आप जब काव्यशास्त्र वाले बिंदु पर आएँ तो मेरा मानना ये है कि काव्यशास्त्र को बहुत ज़्यादा गहराई से विस्तृत रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता कम से कम इंटरव्यू के लिए तो नहीं है, यूँ तो पढ़ते ही रहते हो आप लोग भी। आपको इसमें एक तो रस, और जो रसों की संख्या 11 है, पर ध्यान रखना स्थायी भाव 9 ही है, क्योंकि जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है 10वां और 11वां रस जो बाद में जुड़े, आचार्य विश्वनाथ के समय में वात्सल्य रस जुड़ गया था 10वें रस के रूप में, और पंडित राज जगन्नाथ तक आते आते 11वें रस के रूप में भक्ति रस स्थापित हो गया था। तो इनका भी जो स्थायी भाव है वो रति है, और ये अलग बात है कि भगवत विषयक रति में भक्ति भाव आ जाता है, और संतान विषयक रति भाव वत्सल जिसे कहते हैं वो उसमें वात्सल्य रस जाता है। लेकिन है तो रति ही, और रति तो पहले ही जो है श्रृंगार का स्थायी भाव हो चुका है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है।
और रस हो गए 11। तो जो रस हैं, इन रसों के उदाहरण ये थोड़ा सा आप जरूर देखेंगे इस चीज को। वीर रस पे आपने कोई 2-4 लाइन याद कर ली, जो आपके भूषण से भी आप कर सकते हो, वो काम आएगी। चंदवरदाई से आप कर सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं आप तो भयानक रस के बारे में बताइए क्या है, और भयानक रस के बारे में भी उनकी परिभाषा को थोड़ा सा देख लेंगे। बस परिभाषा, और वो परिभाषा तो बहुत आसान भी है, वो मैंने पहले आपको एक बार क्लास में बताई भी थी। देखिए, किसी भी रस की परिभाषा के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं। काव्य में जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से डैश 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 नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वहाँ डैश 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 रस होता है। अब ये एक सामान्य परिभाषा है। ये परिभाषा आचार्य भट्ट लोलट, जो रस निष्पत्ति के पहले ही व्याख्याकार हैं, लगभग वहाँ से शब्दावली ली गई है। अब इसमें ये पहला वाला जो स्पेस दिख रहा है, इसमें तो भर दो आप स्थायी भाव का नाम जो भी आ रहा है, और यहाँ भर दो उस संबंधित रस का नाम जो आपसे परिभाषा पूछी जा रही है। मान लीजिए आपसे परिभाषा पूछी गई कि विभत्स रस की परिभाषा दीजिए आप, तो विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो यहाँ तो आ जाएगा जुगुप्सा और यहाँ आ जाएगा विभत्स रस है, लिखा हुआ है। अब आपकी परिभाषा क्या बनी? काव्य में जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो काव्य में वहां विभत्स रस होता है। ये बन गई परिभाषा रेडीमेड। वरना उस समय क्या कहोगे? और सर विभत्स रस ना वो अस्थि, मांस, मज्जा, थू, खून, रक्त, हड्डी, आँख थू वाला भाव जो आता है वो विभत्स रस होता है। क्योंकि उस समय छात्र को समझ नहीं पता बोलना क्या है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही तैयार रखिए। हमको एक काव्यशास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना है, ऐसे ही नहीं उसको लाग लपेट करके नहीं बोलना है। रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकारों के नाम आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से परिभाषा और स्थायी भाव और रसों के नाम और उसके स्थायी भाव आपको पता होना ही चाहिए। वो आपसे वैसे ही पूछ सकते हैं। यदि आप कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे होते तो मैं इसमें ये भी जुड़वाता कि भाई प्रत्येक रस का एक निश्चित देवता होता है, एक निश्चित रंग होता है, उसके बारे में भी आप बताइए, पर वो यहाँ आपसे इतनी उम्मीद नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से रसों की जानकारी, और रसों पे 2-2 लाइन, अरे संयोग और वियोग में तो आप बिहारी से याद कर लो, बहुत सारे रस भक्ति भावना के सब में मिल जाएंगे। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, जानत है तेरहियो मेरहियो की बात, वियोग श्रृंगार वाला, और संयोग श्रृंगार में तो भरे पड़े हैं। लेकिन पहले से आप विचार कर लेंगे तो आपको आसानी होगी वहाँ बोलने में। और अचानक वहाँ सवाल आता है आपके सामने तो एकदम से भय के माहौल में तो हम वैसे ही वहाँ डूबे रहते हैं। एक तो घबराना नहीं है, हम लोग क्या लजरते रहते हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। तो देखो सामान्य रहो, जीवन अपने आप में एक नौटंकी है। कौन किसका इंटरव्यू लेता है, कौन किसका इंटरव्यू देता है, सबका इंटरव्यू वो लेता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। हम लोग भयभीत हो जाते हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। ये मान के चलो कि संसार एक रंगमंच है, और रंगमंच पर हम सब एक नाटकीय क्रीड़ा कर रहे हैं जहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। अब जहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, फिर वहाँ डरना किस चीज़ का है? इसलिए सबसे पहले तो निर्भीक रहो, निर्भीक रहकर अपनी बात को सहज रूप से प्रस्तुत कर दो। यकीन मानो आप बहुत बेहतर रैंक में अपने आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बात हुई रस की, और रस के बाद में आप अलंकारों पर विशेष फोकस करें। और अलंकारों में भी देखो उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक, विभावना, श्लेष, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति,
इनको विशेषकर ध्यान रखो। एक विद्यार्थी से कॉलेज लेक्चर में पूछा था, भाई आप असंगति अलंकार का उदाहरण दे सकते हैं क्या? विद्यार्थी बहुत ही जीनियस था, इंटेलिजेंट था, लेकिन अचानक से उसको वो चीज़ें याद नहीं आई। तो इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है इनको पहले से आप ध्यान रखें। असंगति में तो कम से कम वही बोल दो, रहीमन जीवा बावरी कही गई सुरग पताल, और आप कहे भीतर दसी जूते खाए कपाल। कार्य और कारण का संदर्भ यहाँ आता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाया जाता है, जहाँ रचना की संगति में एक विरोध सा दिखलाई देता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में आप किन किन अलंकारों का अध्ययन करते हैं, अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप ये रख लीजिएगा। इनको विशेषकर इनकी परिभाषा याद करके नहीं, दो दो लाइन में इनके उदाहरण याद रख लेना। आप कहोगे गुरुजी कितनों को उदाहरण याद रखें, तो अध्यापक बनोगे, आपको पढ़ाना भी तो है। नई शिक्षा नीति में तो हर जगह इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू से डरना किस चीज़ को लेकर के है? चीज़ों को बोल बोल करके आप आराम से याद कर सकते हो, समय है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से आपके पंक्ति याद है उन्हीं में से उदाहरण छांट लो, नए तरीके से याद करने की नौबत नहीं है। तो इन अलंकारों का विशेष आप अध्ययन करेंगे। और रहा इसके बाद सवाल छंद का, तो देखिए छंद में आपको हरि गीति का छंद, एक गीति का छंद, हरि गीति का छंद, गीति का छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे और छप्पे और कुंडलियां से ये ध्यान रखना, छप्पे किन दो छंदों के मेल से बनता है, कुंडलियां किन दो छंदों के मेल से बनता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी। और विशेष कर तो एक दोहा, एक चौपाई, एक सोरठा और एक गीति का, ये तो बहुत ही चर्चित छंद है, इनसे तो बराबर परीक्षा में पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको एक काव्य गुण का टॉपिक याद रखना है, एक काव्य दोष का टॉपिक याद रखना है। काव्य दोष रसाप कर सका दोषा, विश्वनाथ जगन्नाथ जयदेव की परिभाषा थोड़ी सी याद रख लें। काव्य दोष अब वो प्रकारों में मत जाइए, वो निश्चित आपके सिलेबस में लगे रहते हैं। ग्रामत्व दोष, युक्त संस्कृति दोष, श्रुति कटुत्व दोष, अधिक पदत्व और न्यून पदत्व दोष, विशेषकर इनका याद रखो। अक्रमत्व और दुष्कर्मत्व दोष, बस इसके अलावा। और विशेषकर वो उदाहरण तो बहुत चर्चित है, आपको पता ही है। मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेग लजायो, वो किस प्रकार का दोष है, वो क्यों आता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लेंगे। काव्य के गुण 3 हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अब इनके उदाहरण रस याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो आप श्रृंगार याद कर रहे हो उसमें माधुर्य आ रहा है, जो वीरस याद कर रहे हो उसमें ओज आ रहा है। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, वो प्रसाद गुण का बहुत बेहतर उदाहरण है। तो पहले से ही हम इन चीज़ों को याद रख लेंगे। और इसके अलावा अब साहित्य में आपसे कुछ शेष बचता नहीं है। ये आपके टॉपिक है और इन टॉपिकों का आत्मविश्वास के साथ आप अध्ययन करें, आत्मविश्वास के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें। ये प्रस्तुतिकरण आपका बहुत सहज होना चाहिए, यांत्रिक नहीं हो, बनावटी नहीं हो। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू में आपका ड्रेसिंग कोड बहुत अच्छा हो, बैठने का तरीका आपका ऐसा हो कि आप सीट पर बैठ रहे हैं, परमिशन लीजिए, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, वो आपको आने के लिए कहेंगे, आप कुर्सी पर बैठेंगे। और बैठने का तरीका आपका, ना तो रीढ़ को एकदम सीधी कर लेंगे, ना आप बिल्कुल उसको झुका लेंगे, थोड़ा रीढ़ को सीधी रखते हुए आगे हल्का सा ऐसे झुकते हुए आप बैठेंगे। आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक कार बैठा रहता है जो आपको ऑब्जर्व करता है। और जो भी अध्यापक आपसे सवाल पूछता है उस अध्यापक की तरफ मुखातिब होकर के आप जवाब दीजिएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास परिलक्षित हो। यदि कोई बिंदु आपसे पूछा जा रहा है और आप उसको नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से सादगीपूर्ण ढंग से आप कह देंगे कि सर क्षमा करें, इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है। एक बात ये कि करंट अफेयर के मुद्दे, चूँकि आप कोई प्रशासनिक तैयारी तो कर नहीं रहे हो, भैया आप प्रशासनिक में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे समकालीन मुद्दे आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है उसके कौन कौन से पहलू हैं और पहले की शिक्षा नीति से ये शिक्षा नीति कैसे अलग है, ये थोड़ा सा आप ज़रूर देखेंगे। 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, 1986 में बनी, जिसका 1992 में संशोधित रूप भी निकला था। तो उन सब शिक्षा नीतियों से ये शिक्षा नीति अलग कैसे है,
इन बिंदुओं को भी थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। और करंट अफेयर से आपका उतना वास्ता नहीं है। और तो यही है कि नवोदय विद्यालय के संदर्भ में इसकी स्थापना क्यों हुई, कब हुई, किन संकल्पनाओं को साथ लेकर के नवोदय विद्यालय आगे बढ़ रहा है, नवोदय विद्यालय किस विभाग के अंतर्गत आता है और कौन उसका मुखिया है इस समय, तो इन चीज़ों को आपसे पूछ सकते हैं। एक सामान्य बात वो अंत में पूछते हैं कि मान लीजिए भाई हमने आपको ज्वाइन करा दिया, हमने आपको नॉर्थ ईस्ट देंगे, हम आपको साउथ देंगे, तो बताइए आप कैसे एडजस्ट करोगे। इसको थोड़ा सोच कर रखना है। पूरा भारतवर्ष अपना एक है, संस्कृतियाँ आपको सीखने को, जानने को मिल रही है और पढ़ाने के लिए आप इतने उत्साही है कि क्या लक्षद्वीप और क्या अरुणाचल प्रदेश और क्या आपका ये राजस्थान संपूर्ण आर्यवर्त है। आप उस बात को अपने स्थिरता से और समझदारीपूर्ण ढंग से रखें कि सर मैं वहाँ जाऊँगा तो संस्कृति ही सीखने को मिलेगी और इससे अच्छा ही रहेगा। संस्कृतियों को सीखने सिखाने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं नई नई। दूसरी बात ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं कोई दे करके, प्रयोग दे करके, भाई आप जैसे ही आप क्लास में पहले दिन जाओगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इन पर थोड़ा सा आप अच्छे से विचार कर लीजिएगा कि किस प्रकार हम छात्रों से संवाद, धर्मिता, सहयोग और एक परिचयात्मक रवैये से चीज़ें को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू बोर्ड में ये सब चीज़ें हैं। आपका नैतिक दृष्टिकोण आपके ज्ञान के साथ साथ अभिव्यक्ति पाता है, ये चीज़ें हैं। बाकी फिर कभी अगली क्लास में और विस्तार के साथ हम इनको बातचीत कर लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।